स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी डाउट हो अगर हमारी पीडीएफ कोर्स के संबंध में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 20 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने मुंबई में हुनर हाट का 40th एडिशन इनॉग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इसका उद्घाटन किया। इंडोनेशिया ने भारत से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनके इंपोर्ट पर से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जो बैन लगाया हुआ था, उसको हटा दिया है। इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक इसका 20th एडिशन पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है। बिमल कोठारी ये इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फिजिकल ईयर 22 में 2.17 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेची हैं। विक्रम देव दत्त इनको एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए पेटीएम ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर रहेगा। राकेश मोहन जोशी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट बेंगलोर इसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए IMF ने कहा है कि फिजिकल ईयर 23 में इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो 8.2% रहेगी। जाने माने उड़िया सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर प्रफुल्ला कार इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2013-14 के बाद से भारत का जो शुगर एक्सपोर्ट है इसमें 291% की वृद्धि देखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन इस इवेंट को सूरत गुजरात में ऑर्गेनाइज किया है। आपको जानना चाहिए कि कर्नाटक सरकार ने रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इंडिया यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी 4 बॉडीज़ यानी निकाय में इलेक्ट हुआ है। चलिए अब देखते हैं 21 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। The first flying training organization FTO for the North Eastern region was inaugurated in which state? पूछ रहे हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आसाम। तो देखिए, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया और आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है जो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम के लीलाबाड़ी में फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इनोग्रेट किया है असम के लीलाबाड़ी में। आपको जानना चाहिए कि असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, कैपिटल दिसपुर है। अच्छा, इसी से संबंधित इसी तरह का एक करंट अफेयर हमने हाल ही में ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट मेड इन इंडिया जो HAL द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, इसने भी हाल ही में जो अपना ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये असम के डिब्रूगढ़ से जो अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट है यहाँ और फिर से लीलाबाड़ी असम, तो ये इसका रूट रहने वाला है। इस पे इसने अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है। किसने? डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ने। तो ये फर्स्ट मेड इन इंडिया डॉर्नियर फ्लाइट रही है। ये हमने हाल ही में MCQ फॉर्मेट में भी पढ़ा था। विच टीम वॉन द सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप बीटिंग तमिलनाडु? तमिलनाडु को हराकर किस टीम ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा। तो देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश में 6 से 17 अप्रैल तक खेले गए
12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा दिया है। और हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि जो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है उसमें जो पुरुष की कैटेगरी है उसमें तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर टाइटल जीता है, और जो महिला कैटेगरी है उसमें इंडियन रेलवेज ने टाइटल जीता है। ये भी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में किया है क्वेश्चन। नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अप्रैल 21। तो हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स थे, जो प्रोबेशनर्स थे, जो सेलेक्ट हुए थे फिर वो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे थे, उनको एड्रेस किया था 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में। तो इसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। आपको जानना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और सिविल सर्विसेज डे का जो फर्स्ट फंक्शन है ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में साल 2006 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डेयरी समुदाय रेडियो जिसका नाम दूधवाणी है किस राज्य में लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो ऑफ द कंट्री दूधवाणी इसको लॉन्च किया है। तो यह है दूधवाणी 90.4। तो ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है पूरी तरह से एनिमल हस्बेंड्री को डेडिकेटेड है। किसके द्वारा सेटअप किया गया है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन या फिर बनास डेयरी आप इसको कह सकते हैं, इनके द्वारा इसे जो है और सेटअप किया गया है। कम्युनिटी रेडियो मतलब किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ये डेडिकेटेड है। किसको है? एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को ये डेडिकेटेड है। तो ये जो राज्य के 1700 विलेज हैं उनमें जो 5 लाख डेयरी फार्मर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। बाकी आप जानते हैं गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। नेम द सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 दैट वाज लॉन्च्ड इन मुंबई। प्रोजेक्ट 75 की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वक्शीर। तो देखिए जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है मैन्युफैक्चर की गई हैं, डेवलप की गई हैं। इनमें जो 6th है और जो लास्ट है जिसका नाम है INS वक्शीर, इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें ये सबमरीन मुंबई बेस्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है बिल्ड की गई हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए ये रहेगा जो इसका नाम रखा गया है INS वक्शीर, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है शैंडफिश के नाम पर। बाकी आपको जानना चाहिए प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें जो है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है बिल्ड की गई हैं। तो जो 4 है कलवरी, खांडेरी, करंज और वेला, ये तो कमीशन की जा चुकी है इंडियन नेवी में। और जो 5th है वगीर, ये अपना सी ट्रायल जो है इसका जारी है। और 6th क्या है? INS वक्शीर। इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड नेम्ड रेडियो अक्ष हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नागपुर। तो देखिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है जिसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल यानी कि सक्षम, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो यहाँ से जो है काफ़ी एजुकेशनल चीज़ें जान सकते हैं, ऑडियो बुक्स यहाँ से सुन सकते हैं। विच स्कीम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020
अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंट्रल, नवाचार सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा उड़ान। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो फ्लैगशिप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान, उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक, इसको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 इसके लिए चुना गया है। और किस कैटेगरी में? इनोवेशन जनरल सेंट्रल, इस कैटेगरी में इसको सिलेक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए इस अवार्ड में 10 लाख रुपीस का जो है कैश प्राइज दिया जाता है, इंसेंटिव आप कह सकते हैं, इंसेंटिव दिया जाता है। जो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक, ये साल 2016 में शुरू किया गया था। मकसद इसका यही है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो रीजनल एयरपोर्ट्स होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, ताकि जो आम नागरिक है वो भी हवाई यात्रा कर सके। तो देखिए इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इसने उड़ान स्कीम के तहत 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करने की बात कही है और 2026 तक 1000 न्यू रूट्स ये लोग डेवलप करेंगे। फ्रॉम विच स्टेट GI टैग्ड फिग्स हैव बीन एक्सपोर्टेड टू यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम? किस राज्य से GI टैग वाले अंजीर पहली बार यूरोप को निर्यात किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा महाराष्ट्र। तो देखिए पहली बार महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के पुरंदर तालुका, यहाँ से जो फ्रेश फिग्स हैं इनको यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया है। जो ये फिग हैं ये GI टैग प्राप्त हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है, इन्होंने सक्सेसफुली जर्मनी में जो है फ्रेश फिग्स जो GI टैग फिग हैं इनको एक्सपोर्ट किया है। इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा था कि जो ये एक्सपोर्ट करते हैं ना, पहली बार GI टैग प्रोडक्ट जो हम बाहर किसी कंट्री में जो एक्सपोर्ट करते हैं, इससे संबंधित हाल ही में एक बैंक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। विच यंग चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया क्लिंच द टाइटल इन द 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इन स्पेन? भारत के किस युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 48वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा डी गुकेश। तो डी गुकेश ये ग्रैंड मास्टर हैं, 15 साल के हैं। इन्होंने स्पेन में आयोजित 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो किससे संबंधित है? चेस से ये संबंधित है। अच्छा, हाल ही में ये भी जानिएगा, एक टेबल टेनिस से संबंधित न्यूज़ आई थी, ओबिचुरी कैटेगरी में है, लेकिन मैंने इन दोनों न्यूज़ को एक साथ क्लब कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो सके, क्योंकि नाम भी एक जैसे है, डी गुकेश डी विश्वा, और ये चेस से संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो देखिए हाल ही में 83rd सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे ये, इनका नाम है डी विश्वा। तो इनका एक एक्सीडेंट हो गया जब ये गुवाहाटी से ट्रैवल कर रहे थे, तो इसी दौरान इनकी जो है मृत्यु भी हो गई है। तो जो जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति, इनके द्वारा भी इनकी मृत्यु पर जो है अपनी संवेदना प्रकट की गई हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, डी विश्वा टेबल टेनिस से संबंधित थे और ये जो है चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तभी इनका जो है निधन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर। तो ये देखिए स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ही इज़ सर्वाइव्ड बाय। जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसके बाद ये जरूर लिख दिया जाता है कि ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज पेरेंट्स एंड हिज एल्डर सिस्टर या फिर ब्रदर। तो ही इज़ सर्वाइव्ड बाय यानी कि वो अपने पीछे किन्हें छोड़ गए हैं? पेरेंट्स हैं उनके और एल्डर सिस्टर है। उनके फैमिली में कौन है अब? पेरेंट्स हैं और एल्डर सिस्टर हैं। तो इस तरह की जो ये होती है ना, ही इज़ सर्वाइव्ड बाय, तो ये आपके जो इंग्लिश के पैराग्राफ्स आते हैं उनमें भी कई बार आ जाता है। तो ही इज़ सर्वाइव्ड बाय, इसका मतलब क्या होगा कि उनके जो फैमिली में है ये कौन कौन मेंबर हैं? पेरेंट्स हैं अब और एल्डर सिस्टर है। वेल्थ डेस्क हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इट्स ETF बेस्ड वेल्थ बास्केट्स प्रोडक्ट्स? वेल्थ डेस्क ने अपने ETF आधारित वेल्थ बास्केट उत्पादों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एक्सिस सिक्योरिटीज। तो देखिए वेल्थ डेस्क जो कि इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, इसने एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए? अपने ETF बेस्ड वेल्थ बास्केट
प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपको जानना चाहिए ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं? ये इस तरह के फंड होते हैं जो कि एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक आप ट्रेड करते हैं उसी तरह से। तो जो ETF शेयर प्राइसेस हैं ये पूरे दिन में जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आप ETF को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, फंड क्या होता है? फंड आप सभी जानते हैं, जो जैसे म्यूचुअल फंड है, कई लोगों ने मतलब कई लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और उसको किसी एक व्यक्ति को दे दिए या किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए, फिर वो हमारी ओर से जो स्टॉक्स है उनमें पैसा लगा दिए, जो भी रिटर्न मिलता है वो हम सभी में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिन्होंने भी पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने किसी फंड मैनेजर के तहत अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, तो वो हो गया आपका म्यूचुअल फंड। यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किस तरह से उससे अलग है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप क्या करते हैं? डायरेक्ट सेंसेक्स या फिर जो निफ्टी है इनमें पैसा लगाते हैं। जैसे BSE सेंसेक्स है तो इसमें 30 जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं वो लिस्टेड है, तो आप डायरेक्ट इनमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, और जैसे ये आपका NSE 50 है, इसमें 50 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, तो आप डायरेक्ट इनमें पैसा लगाते हैं। तो ये जो जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो ये कोई स्टॉक्स तो नहीं है ना, ये क्या है? एक्सचेंज है। तो डायरेक्ट यदि आप इनमें पैसा लगाना चाहते हैं, इनमें जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें डायरेक्ट पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यूज होते हैं। आगे देखते हैं, अब्दुर्रबुआ मंसूर हादी हैज रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अब्दुर्रबुआ मंसूर हादी ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यमन। तो यमन के प्रेसिडेंट हैं ये अब्दुर्रबुआ मंसूर हादी। तो इन्होंने जो है हाल ही में स्टेप डाउन कर दिया है, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी यमन के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल साना है, करेंसी है यमनी रियल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो स्टेट टाइप के एग्जाम होते हैं, स्टेट PCS या फिर RO कि हाउती इंसर्जेंसी या फिर हाउती रिबेलियन, ये किससे संबंधित है? तो ये यमन में है। तो यमन में जो फाइट चल रही है, जो यमन की जो अपनी जो आर्मी है या फिर जो अपने सरकार है, उनमें और हाउती रिबेलियंस में फाइट चल रही है, जो सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहते हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर हैमिश बेनेट हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंडिंग हिज 17-year-old कैरियर? किस देश के क्रिकेटर हामिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने करियर को समाप्त करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के पेसर हैं हैमिश बेनेट, तो 17 साल लंबा इनका कैरियर रहा है और इन्होंने सभी फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेले हैं और न्यूजीलैंड के लिए जो इन्होंने 31 मैचेस ओवरऑल खेले हैं इन्होंने सभी फॉर्मेट्स में, और 43 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। सबसे पहले 2011 में ये न्यूजीलैंड टीम में सिलेक्ट हुए थे, जो 2011 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके लिए। पाली विलेज ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री सोलर पंचायत? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पाली गांव पहला कार्बन मुक्त सौर पंचायत बनने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जो यूनियन टेरेटरी है जम्मू एंड कश्मीर, इसके सांबा डिस्ट्रिक्ट के पाली विलेज, ये पूरी तरह से फर्स्ट कार्बन फ्री सोलर पंचायत बनने वाला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज शुरू की गई हैं, 500 kV का सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, जो कि लगभग 340 जो घर हैं इस गांव में उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, और ये सब हो रहा है ग्राम ऊर्जा स्वराज इस प्रोग्राम के तहत। बाकी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहाँ के LG मनोज सिन्हा है, कैपिटल यहाँ की श्रीनगर है और जम्मू है। इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप अ वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम कंप्यूटिंग? भारत और कौन सा देश क्वांटम कंप्यूटिंग में वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनलैंड। तो देखिए, भारत और फिनलैंड के जो डेलीगेट्स हैं इन्होंने हाल ही में मीटिंग की है और इन्होंने कहा है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है एक सेटअप करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। बाकी आप जानते हैं जो फिनलैंड है इसकी प्राइम मिनिस्टर साना मरीन है, कैपिटल हेलसिंकी है और करेंसी है यूरो। नेम द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन
सी है नेशनल साइबर एक्सरसाइज। तो देखिए हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम है नेशनल साइबर एक्सरसाइज NCX। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज यानी कि NCX इंडिया इसको ऑर्गेनाइज किया है और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। विच IIT ऑर्गेनाइज्ड इट्स एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ट्राइस्ट। किस IIT ने अपना वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव ट्राइस्ट आयोजित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली ने अपना एनुअल साइंस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिसका नाम ट्राइस्ट है इसको ऑर्गेनाइज किया है और जो US बेस्ड ग्रेफाइट GTC है ये इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा और ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल है, ये आपको जानना चाहिए। Which state government has announced to launch Mo School Hockey Club initiative in schools? किस राज्य सरकार ने स्कूलों में मो स्कूल हॉकी क्लब पहल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉकी क्लब्स को लॉन्च करेगा, जो स्कूल्स हैं उनमें हॉकी क्लब्स को लॉन्च करेगा और इनका नाम होगा मो स्कूल हॉकी क्लब। तो राज्य में जो है हॉकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा अपने हॉकी स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। बाकी हमने हाल ही में देखा था कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उड़ीसा में, इसका लोगो का जो है अनावरण किया है। अब प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज लोकेटेड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। Which metro launched e-ticket on WhatsApp? Answer is Mumbai Metro 1. Which bank has become the world's first bank to set up shop in Metaverse? Answer is JP Morgan. New York US based है ये। The Ministry of Minority Affairs was carved out of Ministry of Social Justice and Empowerment and created in which year? Answer is 29th January 2006. The government has amended rules of the Foreign Exchange Management Act FEMA, paving the way for up to 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन LIC। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। LG रिफ्यूट्स एलिगेशंस ऑफ इन्फ्रिंजिंग अपॉन गवर्नमेंट अफेयर्स। एक आपने ये न्यूज़ देखी, एक न्यूज़ और देखते हैं। डाबर इंडिया गेट्स रिलीफ इन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस। तो दोनों में जो कॉमन है ये है इन्फ्रिंज। तो देखिए इन्फ्रिंज का मतलब होता है नियम कानून समझौता आदि तोड़ना या फिर आज्ञा उल्लंघन करना, या फिर आप कह सकते हैं किसी के अधिकार स्वतंत्रता आदि को कम या सीमित कर देना, अतिलंघन करना। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के जो LG हैं उन्होंने उन जो एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उन्हें नकार दिया है। क्या आरोप लगाए हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके जो अधिकार हैं, ठीक है, आप उनको सीमित कर देते हैं या फिर आप दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उन पर अपनी चलाते हैं। तो इस तरह के जो एलिगेशंस लगाए हैं, तो जो LG हैं दिल्ली के, उन्होंने उसको रिफ्यूट किया है, उसको नकार दिया है। तो ये हुआ इन्फ्रिंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सी रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस दैट इन्फ्रिंज्ड ऑन हर प्राइवेट अफेयर्स। ठीक है, तो किसी लेडी की बात करें, उसने उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने में जो है मना कर दिया है जो कि उनकी जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, है ना, जो निजी जो कोई काम है, ठीक है, उनको जो है उनकी स्वतंत्रता को लांघते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए डाबर इंडिया गेट्स रिलीफ इन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस। तो देखिए डाबर इंडिया का जो है एक केस चल रहा था जिसमें जो ये लोकल कंपनीज होती हैं ये डाबर का लोगो यूज़ कर रही थी, है ना। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यानी कि जो ट्रेडमार्क है उसका इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हुआ? नियम कानून समझौता आदि तोड़ना, है ना। या फिर तो इसमें जो ट्रेडमार्क है उनका, तो कॉपीराइट डाबर के पास है उसके, तो उसको तोड़ दिया था कई लोकल कंपनीज ने। इसका डाबर का जो लोगो है उसको यूज़ करके इसके जो कॉपीराइट है उस पर उसको तोड़ दिया था। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ रही। जैसे आप देख सकते हैं द मटेरियल कैन बी कॉपीड विदाउट इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट। तो कोई मटेरियल है उसको कॉपी किया जा सकता है बिना जो उसका कॉपीराइट रूल्स हैं उसको इन्फ्रिंज किए बिना, उस नियम को तोड़े बिना। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज F स्टैंड फॉर इन NABFID?
हाउ मैनी गैलरीज आर देयर इन प्रधानमंत्री संग्रहालय? नेम द इंडिकोज co-founder who resigned from Interglobe board. What is the population of the economic crisis hit island nation श्रीलंका? देखिए श्रीलंका जो है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो कभी कभी जो आसपास की जो छोटी कंट्रीज होते हैं ना उनकी पॉपुलेशन भी पूछ लेते हैं। तो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ यहाँ पर 22 मिलियन या फिर 32 मिलियन, इनमें से एक आंसर आप बता दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। यहाँ पर आपको इनका नाम बताना है, कौन है मिनिस्टर जिन्होंने जो है वेब पोर्टल फॉर माइन एक्सीडेंट रिपोर्टिंग इन कोल सेक्टर लॉन्च किया है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खास करके पहला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप डिटेल में भी देखिएगा क्या चीज़ है ये, हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी कराया हुआ है इसे। और प्रधानमंत्री संग्रहालय ये भी एक काफ़ी चर्चा में रहा, कितने प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है, मतलब कितने अब तक के कितने प्रधानमंत्रियों के बारे में जो है इसमें हम जान सकते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में 14, 13, 12, ठीक है। कितने प्रधानमंत्री को डेडिकेट है ये आप बताएं, कितनी गैलरीज हैं यहाँ पर ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। और श्रीलंका की पॉपुलेशन आपको बतानी है कितनी है, क्योंकि छोटा सा एक कंट्री है, आइलैंड नेशन है, क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ये आप आंसर जरूर करें इन क्वेश्चंस का। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।